भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका अभिनंदन है। एक बहुत ही ज्वलंत और प्रदेश के नौजवानों के हितों से जुड़े मसले पर आप सबको इस पत्रकार वार्ता में आमंत्रित किया है। राजस्थान की मौजूदा अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार को 17 दिसंबर को 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस सरकार की पृष्ठभूमि में कांग्रेस पार्टी का एक जन घोषणा पत्र भी है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के चुनावी सभाओं के भाषण भी हैं और अनेक अवसरों पर मीडिया के अनेक माध्यमों में उनका प्रसारण समय समय पर हुआ है। सरकार के जब 3 वर्ष पूरे होंगे तब तक मुझे लगता है कि मुद्दों का और संकलन तब तक हो जाएगा, लेकिन इस सरकार की बुनियाद और सरकार का आना ये वादा खिलाफी के दम पर हुआ। उदाहरण के तौर पर यह संभव है कि राजस्थान के कदाचित किसान वर्ग ने कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट किया होगा। इस उम्मीद और भरोसे के साथ किया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देगी, और इसलिए एक बड़ा मुद्दा, उस मुद्दे पर उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने अनेक मंचों पर यह कर्जा माफी की बात 10 दिन में कही थी। अभी भी राजस्थान के 60 लाख किसान लगभग 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी का इंतजार कर रहे हैं। कर्जा माफी तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे किसानों ने दम जरूर तोड़ दिया। हम इस सरकार के 3 साल का आकलन करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे मसले जिस मुद्दों पर ये सरकार पूरे तरीके से जन विरोधी नजर आएगी, विफल होती नजर आएगी। इस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में लोगों को सुरक्षा देने की बात कही थी। आज राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। ये मेरा सियासी आरोप नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा है। लेकिन इस सरकार ने जो सबसे बड़ा अन्याय किया, कुठाराघात किया, और जिसके कारण ये सरकार पाप की भागी है, दोषी है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक नहीं अनेक अवसरों पर इस तरीके की कई घटनाएं हुई जो सीधे सीधे राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ी थी। ये कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र है, जिस पर सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, मनमोहन सिंह जी की, अशोक गहलोत जी की अच्छी अच्छी फोटो है। इसके 10वें पैरा में जो श्रम और रोजगार से ताल्लुक रखता है, इसका 15वां पेज है। इस पर लिखा है कि इन्होंने प्रदेश में, दूसरे बिंदु पे लिखा है, प्रदेश में पढ़े लिखे युवा वर्ग को रोजगार दिया जाएगा अथवा स्वरोजगार हेतु आसान दरों पर ऋण दिया जाएगा। 1 नंबर पर लिखा है, शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 6 नंबर पे लिखा है कि रीट की समीक्षा करते हुए अन्य पात्रता, योग्यता और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सभी तरीके की विसंगतियों को प्राथमिकता से दूर किया जाए। 7 पे लिखा है, युवाओं की रीट 2018 की विज्ञप्ति सहित अन्य सभी सरकारी या सरकारी नौकरियों से संबंधित जो प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है, उनके शीघ्र निस्तारण हेतु सकारात्मक प्रभावी कदम उठाना। बहुत सारे, लगभग ये 10 बिंदु है जिसमें बेरोजगारों से, संविदा कर्मियों से, बेरोजगारी भत्ते से, उससे ताल्लुक रखने वाली चीजें जन घोषणा पत्र में
इन्हीं के लोगों ने कहा कि हमारा ग्रंथ है, ये गीता भी हो सकती है, बाइबल भी हो सकती है, कुरान भी हो सकती है। राजस्थान में एक अनुमान के लगभग 30 लाख के लगभग बेरोजगार हैं। मैंने सदन में भी और सदन के बाहर भी ये कहा है कि सरकार को पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि बेरोजगारों की उनके लिहाज से एक प्रतिबद्ध संख्या कितनी है। इसमें फिगर तो नहीं दिया, रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन इनके कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने, कई जिम्मेवार लोगों ने लाखों लोगों को रोजगार की बात कही है। तो कितने लोगों को दिए, कितनी भर्तियां लंबित हैं और कितनी न्यायालय में लंबित है, कितनी सरकारी अधिकारियों की टेबल पर धूल फांक रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस रीट का उल्लेख यहाँ इस पेज नंबर 25 पर, पैरा नंबर 10 में, पेज नंबर 15 पे इसका बार बार उल्लेख किया, रीट की परीक्षा। अब राजस्थान में एक जुमला चल पड़ा है कि सरकार वीक और पर्चा लीक। पर्चे तभी लीक होते हैं जब सरकार वीक होती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह कि इस समय मैंने जिस कानून व्यवस्था का जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी ने रीट की परीक्षा के दौरान ये कहा कि हम अच्छी व्यवस्था करेंगे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए, और बड़ी बड़ी बातें की गई, ट्रांसपोर्ट देने की बात कही, उनको इंदिरा रसोई से भोजन की व्यवस्था की बात कही गई। लेकिन जैसे दुनिया में कई चीजों के आविष्कार होते हैं, वो आविष्कार भी राजस्थान में ही हो गए अशोक गहलोत जी के संरक्षण में। हमने कभी हवाई चप्पल में ब्लूटूथ नहीं देखा था, सुना भी नहीं था, लेकिन हजारों की तादाद में हवाई चप्पल में ब्लूटूथ, ये राहुल गांधी जी जैसे महान वैज्ञानिक के संरक्षण में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ही कर सकती है। अभी मैं देख रहा था कि कई नौजवानों ने एक सीक्वेंस से आत्महत्याएं शुरू कर दी। रीट की परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हुई, ये दावा कर रहे थे कि यह ऐसी परीक्षा है जो गिनीज बुक में दर्ज करने लायक है। मुख्यमंत्री जी ने दम भरा कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसने रीट को बहुत सफल तरीके से आयोजित किया है। क्या राजस्थान सरकार की रीट की परीक्षा की सफलता यही है कि वो पर्चा 8:30 बजे लीक हो जाए? और केवल लीक नहीं हो, लीक होने वाला व्यक्ति बत्तीलाल मीणा, आप सब लोगों के अब तो संज्ञान में आ ही गया होगा। उसकी खूबसूरत सी फोटो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ भी है, कांग्रेस के पंजे और झंडे के साथ भी है। पृष्ठभूमि में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। वो व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस पार्टी का रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है। सरकार ने कहा कि पर्चा लीक हुआ नहीं। अब नहीं हुआ तो इतने अधिकारियों को एक साथ सीक्वेंस में सस्पेंड करने का कारण क्या था? मुझे लगता है कि राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा अन्याय, अत्याचार, दुर्भाग्य, पाप हो नहीं सकता। सब इंस्पेक्टर की लीक होती है परीक्षा के पर्चे, आरएस के होते हैं, रीट के होते हैं, जेईएन के होते हैं। कोई परीक्षा बची नहीं जिस पर संशय नहीं हो। और इस रीट की परीक्षा में जिस तरीके का तांडव हुआ, सरकार ने जो दावे किए, उन दावों की पोल भी खुली। लेकिन अफसोस ये है कि राजस्थान के लाखों बेरोजगारों का सपना था। अब इस चीज का संतुलन भी सरकार कैसे करती, समझ से बाहर की बात है। दोनों पारियों में लगभग 25 लाख विद्यार्थी बैठे, 25 लाख नौजवान बैठे, उनको भर्ती 30,000 ही करने थे।
तो ये जो बाकी के बच्चे हैं इनको सरकार क्या करती है, प्रश्न इसका उत्तर भी सरकार के पास नहीं होगा। लेकिन कम से कम ये परीक्षा निरपेक्ष तरीके से होती, अच्छे माहौल में होती, अच्छे तरीके से होती। कोई एक्शन प्लान नहीं था, यानी लोग आशंकित थे। आप ये देखिए, इंटरनेट बंद करना पड़े, ये भी कंट्राडिक्शन है कि उसी इंटरनेट को बंद करने पर इन्हीं कांग्रेस पार्टी के लोग जब आतंकवादियों की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होता है तो कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है, और यहां इंटरनेट बंद होता है उसको जायज बताते हैं। इंटरनेट बंद करने का मतलब सरकार को आशंका थी और उस आशंका के बावजूद भी नकल को रोकने में ये सरकार सफल नहीं हुई। जिससे पहले भी पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी पर अपने रिश्तेदारों को अनैतिक तरीके से प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आरपीएससी की परीक्षाओं में पास करवाने का, उनको नौकरी लगवाने का इल्जाम लग चुका है। मुझे लगता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का नाम कांग्रेस सेवा आयोग रख दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसलिए कोई भी गैरत और ईमान है, थोड़ी बहुत भी मर्यादा बची हो मुख्यमंत्री जी में, तो तुरंत उनको शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। कोई साधारण मसला नहीं, और ईमान खुद में हो तो शिक्षा मंत्री जी को खुद इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि इस पूरे रीट के परीक्षा की अनियमितताएं हुई है उसकी जांच सीबीआई से करवाएं। मैं उनको इस बारे में पत्र लिखने वाला हूं कि यदि उनमें ईमान है, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा का उनको कोई धर्म बनता है, तो उनको सीबीआई की जांच के लिए इसको प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान सरकार की एजेंसियों पर हमारा इसलिए भरोसा नहीं है कि उनका पुराना इतिहास और जिस तरीके से वो मैनेजमेंट में माहिर है, अपने लोगों को बचाने में भी, एजेंसियों का इस्तेमाल करने में भी, इसलिए मुझे लगता है कि उनको, राजस्थान के जो लाखों विद्यार्थी अभी परेशान और हैरान हैं, उनको रिलीफ देने का काम किया जा सकता है। इस परीक्षा की पारदर्शिता खत्म हो गई, निरपेक्षता खत्म हो गई, और जगह जगह पर अभी बहुत सारे विद्यार्थी मिले हैं, उनको ये धमकियां दी जा रही हैं कि वो किसी किस्म का आंदोलन नहीं करें, और ऐसा करेंगे तो उनका भविष्य बर्बाद कर देंगे। मैंने हमारी पार्टी के अग्रिम संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवानों को कहा है कि इस रीट की भर्ती की अनियमितता को लेकर जिला केंद्रों से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन की रूपरेखा बनाएं, और वो उन बेरोजगार नौजवानों के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहें। मैं आज इस पत्रकार वार्ता में जो मेरे बातचीत के मुख्य मुद्दे थे, हमारी सीधी सीधी मांग है, या तो शिक्षा मंत्री जी खुद इस्तीफा दें, अपने आप को प्रस्तुत करें, उदाहरण पेश करें, अन्यथा मुख्यमंत्री जी को अविलंब उनको बर्खास्त करना चाहिए, और सीबीआई जांच के लिए इस बात की अनुशंसा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसा गोविंद डोटासरा जी कहते हैं कि जो 2 उपचुनाव होंगे वहां पर प्रमुख मुद्दा राम और महाराणा प्रताप रहेगा। जिस प्रकार के राम जी को लेकर वक्तव्य दिया गया था कटारिया जी की ओर से, और महाराणा प्रताप को लेकर गया था, तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस चल रही है? आपको लगता है इन चुनाव कांग्रेस पार्टी की राम जी के बारे में और महाराणा प्रताप जी के बारे में धारणा क्या है, ये जगजाहिर है। उनकी नजर में अकबर महान थे, और राम जी के बारे में तो उनके स्थापित नेताओं ने राम सेतु के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। बात पुरानी हो गई लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। उन्होंने खुद ने कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक पात्र थे, इसलिए बीजेपी को कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने ईमान पर, अपनी बात पर खड़े हैं।
देश के महापुरुषों का सम्मान पार्टी हमेशा करती आई है, पार्टी के नेता करते आए हैं। इस तरीके के सियासी जुमलेबाजी से पार्टी डरने वाली भी नहीं है और जनता कांग्रेस पार्टी के भ्रम में आने वाली नहीं। सर, बीजेपी के कांग्रेस है बसपा के कुछ विधायक दिल्ली गए हुए हैं और उन्होंने आज उनका वक्तव्य छपा है कि वो जो पार्टी हमें बचाएगी, अमित शाह जी से मिले, तो भारतीय जनता पार्टी में बचाने की स्थिति में है क्या? हम उसका साथ मैंने आज इस प्रेस को खासतौर पर राजस्थान के, और मुझे लगता है आपकी भी उनके साथ संवेदना और सहानुभूति है, उस पर फोकस करते हुए 2-3 प्रमुख बातें आपके बीच में रखनी थी। आपके सवाल है इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन क्योंकि ये मसला जो आपने उठाया है बीएसपी के विधायकों का, उनके विलय का मसला अब न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देगा वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, बाकी सब सियासी बातें हैं। लेकिन क्या लीगल तरीके से विलय हुआ था? क्या आपकी पार्टी मानती है कि कानूनी तरीके से उनका विलय हुआ था? गहलोत सरकार का आने वाले दिनों में पूरे घटनाक्रम के कानून कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो इनाम लेने भी गए हुए, इनाम पे मिलने में देरी हो रही है। गहलोत साहब देश में और प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन हम पहले ही कह चुके तो वो तो एलिफेंट ट्रेडिंग करते हैं। बीएसपी के 6 विधायकों का जो मर्जर था, हमारी नजर में पार्टी उसका रिप्रेजेंटेशन दे चुकी, कह चुकी कि वो अवैधानिक है, क्योंकि जब तक पूरी पार्टी का विलय नहीं होता, केवल मात्र 6 विधायकों का अपने हित के लिए विलय करना, वो उनकी सदन की व्यवस्था थी। लेकिन उस व्यवस्था को जब उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है तो उसका निर्णय होना ही है। अब जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार करना रहेगा, लेकिन संवैधानिक तौर पर जो समझी जाती है चीजें कि वो बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए, तो बीएसपी की, मायावती जी की बीएसपी की पार्टी तो कांग्रेस में मर्ज नहीं हुई, तो केवल विधायकों का मर्जर किसी पार्टी का मर्जर नहीं माना जा सकता। ऐसा हरियाणा जनित कांग्रेस के मसले में न्यायालय के कई प्रसंग हैं और उसी आधार पर इस पिटीशन को चुनौती दी। अभी मुख्यमंत्री गहलोत ने पत्र लिखा है कि जो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी है वो केंद्र सरकार देता है। इसके साथ एक सवाल मॉबलिंचिंग कानून लाई थी गहलोत सरकार, लेकिन उस कानून के बाद मॉबलिंचिंग घटना घटने के बजाय बढ़ी है। कई ऐसी घटना अलग क्षेत्र में जिनको अब तक न्याय नहीं मिला है, चाहे हरिजातों का मामला हो या उसमें वालों का झारवाड़ा मामला हो। अक्सर होता क्या है कि पर्टिकुलर समुदाय के साथ घटना होती है तो मामला मॉबलिंचिंग में दर्ज होता है, अन्यथा धारा में मॉबलिंचिंग का दर्ज होता ही नहीं, हो भी जाता है तो न्याय नहीं। आपकी सरकार का क्या स्टैंड है तो विपक्षी पार्टी किस तरह से उनको याद रखने के लिए? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की मॉब लिंचिंग की परिभाषा समय समय के हिसाब से बदलती है। उनको पहलू खां तो मॉब लिंचिंग, लेकिन राजस्थान में एक बार भी आने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए मॉब लिंचिंग का कानून विधानसभा में राजस्थान में पारित हुआ। ये कहा कि देश में